हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि स्टॉपेल के बारे में बताएगा। इससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि एविडेंस एक्ट आपका जनरली एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। बट इसका सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 8 जो है इसका सब्सटेंशियल पार्ट है। इसीलिए जब हम कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एविडेंस एक्ट सब्सटेंशियल है कि प्रोसीजरल लॉ है, तो इसमें आपको मिक्सचर लिखना है, बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंशियल लॉ। पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट आपका जो है वो आपका प्रोसीजरल लॉ है, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर 8 स्टॉपेल जो है वो आपका सब्सटेंशियल पार्ट है। ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। बेसिकली ये वीडियो जो है आज से मैं दिसंबर तक कंटिन्यूसली बनाऊंगी और इसमें हम एविडेंस आईपीसी और सीआरपीसी कंटिन्यूसली कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का हम जब भी एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये भी है कि जब भी आप ये लेक्चर देखो तो अपने बेयर एक्ट लेके बैठो। ए टू जेड हम सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट का लैंग्वेज पढ़ेंगे, बेयर एक्ट से समझने की कोशिश करेंगे। उसका रीज़न ये है कि कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी कोई दावा आपत्ति के लिए, कभी कुछ अगर ऐसा कोई प्रोसीजर के लिए होता है, तो आप कोई बुक से क्लेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट के बेसिस पे ही क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में बेयर एक्ट पढ़ना नहीं सिखाते। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए। बेयर एक्ट बहुत पतली पतली बुक होती है, बट कई लोगों को समझ में भी नहीं आती है कि क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम आज से सीखते हैं। तो बेयर एक्ट लेके बैठिए। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेक्शन 115। स्टॉपेल का मतलब सिर्फ ये समझ लीजिए आप लोग कि टू स्टॉप है। स्टॉपेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रोकना। अब किस चीज़ को रोकना, जब आप इसका सेक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस चीज़ से रोक रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन हम पढ़ते हैं 115। देखो उसको क्या लिखा हुआ है। व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between him and such person or his representative to deny the truth of that thing। इसको हम समझेंगे, पर उससे पहले इसके बाद में जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसको देखना। ये चैप्टर में सिर्फ एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको उस तरीके से जज करना है कि कैसा एग्जामिनर आपका क्वेश्चन को दे सकता है। तो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लेड बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। इसका मतलब क्या है? ए जो है इंटेंशनली बी को फॉल्सली मिसलीड करता है। मैं आपको फॉल्सली मिसलीड कर रही हूँ कि ये पर्टिकुलर इमोरल प्रॉपर्टी मेरा है, और मैं क्या कर रही हूँ, आपको इंड्यूस कर रही हूँ कि आप ये लैंड को ले लीजिए और अब मुझे इसका पेमेंट कर दीजिए। ठीक, इतना समझ आया? उसके बाद क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन का पार्ट है। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स to set aside the sale on the ground that at the time of sale he has no title। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि मेरे यहाँ पे मेरे दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है जो अभी मेरे नाम पे नहीं हुई है, उन्होंने कोई विल वगैरह नहीं बनाया, मेरे फादर ने कोई विल नहीं बनाया। फ्यूचर में चांसेस है कि वो मुझे मिल जाए, पर अभी राइट नाउ एट द प्रेजेंट मेरे पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं वो प्रॉपर्टी अगर आपको बेच देती हूँ, फ्यूचर में बाय चांस वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाती है, वो प्रॉपर्टी बाय विल और किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है मेरे फेवर में, तो मैं कोर्ट में जाके चैलेंज अगर करूंगी कि ये जब ये सेल हुआ तब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं थी, अब ये मेरे नाम पे है, तो ये सेल को आप क्या कर दीजिए, सेट असाइड कर दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी आज मेरे नाम पे है और जब मैंने इसको पास्ट में बेचा तब मेरे नाम पे नहीं थी, तो ये एक्सक्यूज मैं नहीं ले सकती। यहाँ पे स्टॉपेल का डॉक्ट्रिन काम आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल यहाँ पे काम आ गया कि मुझे यहाँ पे स्टॉप कर रहा है कि आप इस ग्राउंड पे इस सेल को सेट असाइड नहीं कर सकते कि जिस समय आपने बेचा उस समय वो आपके नाम पे था या नहीं था। समझ आया? तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में आप लोगों का, ये क्वेश्चन पूरा सिनारियो दे दिया। उसके बाद क्या बोलेगा, क्या
whether A has a right to set aside this sale or he has no right to set aside the sale, पार्शियल राइट है तो कोई राइट नहीं है भैया। स्टॉपेल यहाँ पे प्रिंसिपल काम कर दिया, मेरे पास कोई राइट नहीं है, ए के पास कोई राइट नहीं है कि वो क्या कर दे, इस सेल को सेट असाइड कर दे ऑन द ग्राउंड कि जिस समय उसने बेचा उस समय क्या था, उसको उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं था। ठीक है, समझ आया? इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है 116। 116 की खास बात ये है कि कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन बेसिस पे मैंने इसको देखा है, अगर क्वेश्चन आता है कि इन विच सेक्शन स्टेट्स दैट एस्टॉपेल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, ये डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी आता है, तो इसको 116 याद रखिए। अब इसका मतलब क्या है, स्टॉपेल टू टेनेंट और लाइसेंसी, टेनेंट के राइट को और लाइसेंसी के राइट को कहीं ना कहीं स्टॉपेल कर दिया है, टू स्टॉप कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल काम कर रहा है। कैसे? सिंपल ये है, अगर आप इसका वेरिएंट लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एक बार देख लीजिए, नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और अ पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट ड्यूरिंग द continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title of such immovable property, or no person came upon any immovable property by the license of a person in possession thereof shall be permitted to deny that such person has title of such possession at the time when such license has given। सिंपल इसका मतलब क्या है, किसी भी टेनेंट को, किसी भी लाइसेंसी को, अब टेनेंट कौन है, अगर आप किसी के घर में किराए से रह रहे हो आप टेनेंट हो गए। लाइसेंसी क्या हुआ है, अगर आपको फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी का पेट्रोल पंप अगर आप लाइसेंस पे ले रहे हो तो आप वहाँ पे क्या हो गए, जो दे रहा है वो लाइसेंसर, जो दे रही जो ले रहा है, जैसे मुझे चाहिए पेट्रोल पंप लाइसेंस पे तो मैं लाइसेंसी हो गई। तो यहाँ पे टेनेंट और लाइसेंसी किसी भी तरीके से ये क्लेम नहीं कर सकते कि जिस समय हमने इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया था या आपने लाइसेंस पे लिया हुआ था तब सामने वाले के पास उसका टाइटल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल काम हो गया। ठीक है, लास्ट सेक्शन है 117, स्टॉपेल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली एंड लाइसेंसी। वेरी सिंपल सेक्शन अगेन, नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिससे आप अपने बिल्स को पे करते हो। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि चेक, आपने कोई सामान लिया, आप चेक दे दिए, इट इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने अपने सामान के बदले वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या दे दिया, चेक दे दिया, जिससे कि आपका पेमेंट हो गया। उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट भी होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपने मनी को रिटर्न करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज परमिटेड टू डिनाई द ड्रॉवर की उसकी अथॉरिटी नहीं है देने की, है ना। यहाँ पे क्या है, सिंपल क्या बोल रहा है, एक यहाँ पे एंडोर्स वर्ड भी हुआ है, एंडोर्स वर्ड भी यूज हुआ है। एंडोर्समेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे चेक, जनरली बहुत सारे लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, उसके जस्ट ऊपर में एक छोटा सा कागज लगा के वहाँ पे कुछ लिख देते हैं कि ये चेक इतने बजे, ये जो भी कुछ भी कागज अगर उसमें लगा के स्टेपल कर दिया, दैट इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स किसी भी, अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप कुछ लिख के स्टेपल कर देते हो, दैट इज एंडोर्समेंट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक, तो नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉअर हैज अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू एंडोर्स इट, नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी। अब बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट सिंपल क्या होगा, अगर आप शादी का सामान किराए में लेते हैं, दैट इज बेलमेंट। कि जैसे आपके यहाँ पे कोई शादी हो रही है तो बहुत सारा डेकोरेशन का जो सामान आ रहा है वो आप ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और आप उसको वैसा का वैसा रिटर्न करेंगे। कभी कभी ऐसा भी बेलमेंट होता है कि अगर कोई डैमेज हो जाता है तो आपको उस डैमेज को पूरा करना होता है। ठीक है, शादी में आपने जनरेटर ऑर्डर कर लिया, शादी में आपने कुछ सामान ऑर्डर कर लिया, कुछ टेंट आपने ऑर्डर किया हुआ है, दैट इज बेलमेंट। ठीक है, सिंपल। और एक और बेलमेंट क्या होता है, दो फ्रेंड्स हैं,
एक फ्रेंड को जाना है कहीं पे, तो वो क्या करेगा कि अपने दूसरे फ्रेंड से बाइक ले लेगा और उस बाइक को वो काम होने के बाद रिटर्न कर देगा। दैट इज ऑल्सो सिंपल बेलमेंट, ठीक है, ये बेलमेंट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा बेलमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे ये आप ये नहीं कर ये सामने वाला ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है या जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या जो लाइसेंस जिसने दिया हुआ है उसको अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे उसको क्या कर दिया, स्टॉपेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक फायदा किसको मिल गया, एक्सेप्टर को। बिल ऑफ एक्सचेंज मैं दे रही हूँ, मैं ये एक्सक्यूज नहीं ले पाऊंगी कि मेरी अथॉरिटी ही नहीं थी बिल ऑफ एक्सचेंज देने की, ठीक। पर एक्सेप्टर जो है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास ये अथॉरिटी बिल्कुल है कि वो फ्यूचर में कभी कोई प्रोसीडिंग होती है तो वहाँ पे वो डिनाई कर सकता है कि मैंने नहीं, किसी दूसरे पर्सन ने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया था, दिया हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से बेली डिलीवर्स। अब अगर क्या हो रहा है, आपका काम हो गया, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को रिटर्न कर रहे हो, बट कभी कभी क्या होता है, हर चीज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ओनर से, बट उसी समय क्या होता है कि आपके कोई एम्प्लॉय, आपकी कोई सबॉर्डिनेट है जिनको, या आपके कोई एजेंट है, आप उनको अथॉरिटी दिए हुए हो कि सामान लेके आ जाओ वहाँ से, ठीक है। तो दूसरे किसी पर्सन को जब आपने हैंड ओवर कर दिया है सामान, तो यहाँ पे आपके पास ये राइट ज़रूर है कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि मैंने ओनर को नहीं रिटर्न किया इस पर्टिकुलर चीज़, मैंने उनके एजेंट को रिटर्न किया है। सिंपल। कि बेलमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज और लाइसेंसी, यहाँ पे जो इशू कर रहा है उसके राइट को ब्लॉक कर रहा है, बट जिसने रिसीव किया या जिसने रिटर्न किया उसके राइट को ब्लॉक नहीं कर रहा है या स्टॉप नहीं कर रहा है। समझ आया। अब देखते हैं, ये पूरा टॉपिक खत्म। अब जो एडीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का, उसके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूँगी कि राहुल मिश्रा घटना चक्र आप ले लीजिए। उसके अलावा एक भट्ट सर की कुछ नोट्स है वो आप ले लीजिए, एक नामदेव सर के कुछ नोट्स आए हुए हैं वो भी आप ले लीजिए, और जीके की हरीराम पटेल की एक बुक है जो 2 वॉल्यूम्स में है, वो आप ले लीजिए। ये सफिशिएंट मटेरियल है आपके लिए एडीपीओ की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो अलग अलग स्टेट्स के हैं उनके लिए लॉ मैं श्योर कर रही हूँ कि दिसंबर तक विल एनी हाउ कम्प्लीट दिस मेजर एक्ट, और माइनर एक्ट्स अगर आपके कोई स्पेसिफिक हैं जो चाहते हैं कि हम कंप्लीट करें यहाँ पे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज कर देंगे ताकि मैं आपको उसको पढ़ा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट to everyone for your examination. Thank you.